पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ है वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ टुडेज टाइम, जिनको आप छोटा रोल दे दीजिए वो उसको इतना बड़ा बना देंगे कि वो यादगार बन जाएगा और हम सब कुछ भूल के उन्हें, उनके किरदार को और उसमें बोले गए उनके डायलॉग को याद करेंगे। बात कर रही हो द सुपर टैलेंटेड दिव्येंदु भट्टाचार्य की, जो अब नजर आ रहे हैं एक बहुत ही कमाल की सीरीज गृह लक्ष्मी में, जिसके बारे में ऑफ कोर्स ढेर सारी बातें हम करेंगे उनसे। लेकिन दिव्येंदु, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मुझे एक चीज जाननी है कि टाइटल गृह लक्ष्मी है, लेकिन जो हम्म। स्टोरी और प्लॉट है वो बिल्कुल ही मैच नहीं करता इससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वही वही खास बात है इस सीरीज का। और दैट दैट वाज द हुक पॉइंट एक्चुअली, कि जब हमको जब पहली बार मुझे नरेट किया गया था स्टोरी, तभी मुझे ये चीजें बहुत ही अट्रैक्ट किया था। मतलब कि क्योंकि सुनने में लगता है कि कोई फीमेल मैगजीन का कवर पेज होगा, गृह लक्ष्मी और समथिंग लाइक दैट, और या फिर कोई टेलीविजन सीरीज में सास बहू वाला सीरीज। लेकिन वो जिस तरीके से वो कहानी उस घर के दायरे से निकल के बिल्कुल एक डार्क एंड ग्रिटी वर्ल्ड में घुस जाती है, और इसकी व्याप्ति जिस तरीके से दिखाई गई है, मैं सारी चीजें, तो वो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था। तो बिल्कुल। दैट इज द एक्चुअली crux of the story is that it is not at all अब दिस काइंड ऑफ सीरीज के where आपको सिर्फ घर गृहस्थी की कहानी वगैरह मिलेगी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड की कहानी है। करेक्ट, मैं वही सोचती हूँ कि नाम सुनकर जो लोग आ रहे होंगे, और स्पेशली क्योंकि हिना से जुड़ा है और हिना एक हम्म। हाउस होल्ड नेम टीवी में रही हैं, इस तरह के बिल्कुल किरदार करने के लिए, तो जो लोग ये सोच के आ रहे होंगे अच्छा ऐसा ही कुछ अब हम देखेंगे, उनके लिए किस तरह का एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा कि अरे ये तो ये नहीं है बल्कि ये तो रानी बनने वाली कहानी है उनकी। तो बिंदु, आपने ये तो बिल्कुल बताया बिल्कुल। कि ये एक मेन वजह रही कि आप इसके लिए अट्रैक्टेड रहे। बट अब रिलीज के बाद रिव्यूज जो आ रहे हैं, सो किस तरह के हम्म। कमेंट्स, किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स? अव्वल तो आज के तारीख में जो है ना, वो सीरीज जो है लकी ड्रॉ हो चुका है। मतलब आप कौन से देखेंगे, कौन सा छोड़ेंगे, ये सब मतलब सिर्फ पैकेजिंग, प्रमोशन, इन सब पे डिपेंड करता है। कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रमोशंस किए कि बहुत चारों तरफ एपिकॉन एंड गृहलक्ष्मी के बारे में पता चल रहा है लोगों को। उसके चलते लोगों ने जब देखना चालू किया, तो लोगों को पता चला कि यार इट्स अ फैंटास्टिक सीरीज एक्चुअली। इसमें बहुत नुआंसेस है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स है, उनके परफॉर्मेंसेस है। तो अभी तो हाल फिलहाल में तो बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। ऊपर से लोगों को ये भी पता है कि हिना की तबीयत खराब है, और उसके चलते वो किस तरीके से उसने जूझ किया, एज अ फाइटर गर्ल काम किया इसमें। तो वो भी एक चीज है कि लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि यार मुझे तो हमको तो ये देखना है कि किस तरीके से हिना ने काम किया, और किस तरीके से हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है। कि हिना के साथ मैं भी, वो चंकी भी है, चंकी पांडे भी है, राहुल देव भी है। तो सारे एक्चुअली इंडस्ट्री के सीरियस कंटेंडेंट भी है हम्म। लगभग। मतलब देखा जाए तो इस करेक्ट। तरीके से, हाँ, इस तरीके से रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब पीपल आर रियली राइट। लाइकिंग द शो। एंड या। ये भी एक अच्छी बात ओटीटी की है कि कई बार जैसे आपने कहा कि अगर कोई नए प्लेटफॉर्म पे आया है, सो वर्ड ऑफ हम्म। माउथ से एक तो कोई अच्छी चीज है, अच्छा कंटेंट है तो वो स्प्रेड होता है। दूसरा, क्योंकि हम्म। ओटीटी में ऐसा नहीं है कि सीरियल था, अरे हमारा पहला एपिसोड मिस हो गया है तो अभी हम बीच से पिक कर रहे हैं तो हमें कहानी समझ नहीं आएगी। क्योंकि ये है हियर टू स्टे है, तो इसीलिए हम जो सात के सात एपिसोड्स हैं, जब हमें पता चलेगा सीरीज के बारे में तो तब हम उसको देख सकते हैं। तो आई थिंक लॉन्जिविटी ओटीटी बढ़ा देता है कहीं ना कहीं। या एग्जैक्टली, बिकॉज ओटीटी इज लाइक अ सिनेमा ओनली। जैसे कि सिनेमा का जो एक आर्काइवल वैल्यू होता है, एक आर्काइव्ड होता है, वो कभी भी आप रिविजिट कर सकते हैं। ओटीटी भाई अब ऐसे ही है ना, वो एक प्लेटफॉर्म में, पोर्टल में रखा हुआ है। चाहे आप 4 साल बाद, 5 साल बाद भी उस शो को देख सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली, अभी भी मुझे क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 के बारे में लोग कहते हैं कि जो कि 7 साल 8 साल पुराना शो है करेक्ट। ना। तो फिर आपको अच्छा लगता है कि नहीं, लोग अभी भी रिविजिट करते हैं।
करेक्ट। और जो किरदार हैं उनको लोग और करीब से देखते हैं, बिकॉज टाइम बहुत हो जाता है कि आप अपनी कन्वीनियंस पे जब आपका दिल करता है तो आप देख सकते हैं, तो किरदारों को आप याद कर पाते हैं, जैसे आपके जो किरदार है लोगों को याद है। अब आते हैं गृहलक्ष्मी में विक्रम कंडवाल की तरफ। कैसा हम्म। कैरेक्टर है और किस तरह से आपने इसको पोर्ट्रे किया, क्या डिफिकल्टीज लगी आपको ये मिनिसिंग कैरेक्टर को प्ले करने में? ये डिफिकल्टीज मतलब वही ऐसे मिनेसिंग कैरेक्टर प्ले करते समय हमेशा यही होता है कि यार इतना खराब इंसान तो मैं हूं नहीं, जितना मैं खूंखार बन रहा हूँ, जितना मैं गंदी गंदी तरीके से लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, जितना मैं लोग किसी का गला काट दे रहा हूँ, किसी ये कर रहा हूँ, तो मतलब जो आदमी चींटी तक मारने में डरता है तो फिर वो आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन वो वही मेरा क्राफ्ट है, उसी के चलते मतलब वही मेरा अर्निंग है, वही मेरा ब्रेड एंड बटर है, सब कुछ है, तो उसको जस्टिफाई करना ही मेरा काम है। आई कैनॉट बी एज एन एक्टर, आई कैनॉट बी जजमेंटल अबाउट माई कैरेक्टर्स। सो बिकॉज अगर मुझे कल हिटलर की कैरेक्टर्स करने के लिए देंगे वो भी मैं करना चाहूंगा, वो भी मैं करूंगा। स्वामी विवेकानंद देंगे वो भी मैं करना चाहूंगा, वही मैं करूंगा। तो बिल्कुल पोलर एपर्स कैरेक्टर भी मैं करना चाहूंगा। तो मुझे इस तरीके की कोई जजमेंट है नहीं मेरे दिमाग में किसी किरदार को लेके। तो मैं उसको जितना मतलब जितना जस्टिस कर पाऊं उतना जस्टिस करने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि क्योंकि ये नॉर्मल कैरेक्टर्स तो है नहीं कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, मर्सीलेस, बिल्कुल क्रूड क्रूअल, अपने टर्म्स में जीने वाला इंसान जिसको किसी किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपना खुद के लॉजिक सिस्टम है, जो जो लॉजिक सिस्टम दुनिया के लॉजिक सिस्टम से कम्प्लीटली अलग अलग होते हैं ऐसे लोगों के। तो एक एक वैसे टोल टोल है, मतलब एक अपने ऊपर एक चीजें तो होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ किसी को उधर ही छोड़ के आ जाऊं। तो राइट। मतलब शुड आई मतलब यू कैनॉट कैरी ऑल दीज कैरेक्टर्स। सो करेक्ट। दैट बट इज व्हाई आई डोंट कैरी एनी कैरेक्टर्स, वो गुड अच्छा इंसान भी हो बुरा इंसान भी हो, सो आई डोंट कैरी एनीथिंग। प्रतिबंधु, ऐसा कभी होता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जैसे ऑफ कोर्स आप ढाल लेते हैं अपने आप को हर किरदार में, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि स्क्रिप्ट पढ़ी और आपने बोला यार ये ज्यादा हो गया, मतलब जो लिखा है मेरे लिए मेरे कैरेक्टर के लिए ज्यादा हो गया थोड़ा, मतलब टू वायलेंट? होता है, ऐसा होता है। बीच में एक शॉर्ट स्टोरी आई थी मेरे पास, एक छोटी फिल्म आई थी। सो उसमें वर्बोस बहुत खतरनाक थे। तो फिर मैंने डायरेक्टर से बात की थी, मैंने राइटर से ही बात की थी कि यार ये वर्बोस के लेवल में बहुत गाली गलौज है इसमें। तो उसने बोला कि दादा की कैरेक्टर ही ऐसा है। मैंने बोला यार फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं ये शौकिया कोई आदमी पहले पहली बार गाली सीखा है तो वो गाली गाली देना चालू कर रहा है और चालू रुक ही नहीं रहा। फिर उस आदमी ने बोले दादा एक काम करते ना, हम थोड़ा सा फील्ड ट्रिप करते हैं, मैं तो आपको एक दो बंदे से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने बोला चलो मिलते हैं। तो कहीं हमको लेके गया, मतलब तो इसके किसी दोस्त से मिलाया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो दोस्त जो है, उसका जो दोस्त है, वो एक सेंटेंस में 5 बार गाली देता है। अच्छा। कहते कि कहते कि ये दादा ये है रियल लाइफ कैरेक्टर, इनको देख के मैंने ये लिखा है। तो फिर मैंने बोला कि यार तो तब तो है, मतलब ऑफ कोर्स ऐसे लोग तो है दुनिया में जी रहे। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा हल्का सा सेंसर करना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अब घर वाले भी देखेंगे, उनको भी लगता है कि यार मतलब कि फिर वो सारी चीजें हैं। तो लेकिन फिर बाद में आपके दिमाग में ही घूम के आ रहा है कि यार मैं जजमेंटल क्यों हो रहा हूँ, बिकॉज यू नो कि आई एम एन एक्टर, आई नीड टू प्ले the character, I need to do justice with the character, and हम्म। that's my job. So तो ये कैच 22 सिचुएशन है, क्या किया जा सकता है इसका। और आज की तारीख में क्या है कि आज की तारीख में बिकॉज पहले तो सोच में भी पाबंद होती थी ना, पहले तो आप सिनेमा में तो सोच भी नहीं सकते, आप सोचते हुए भी आप आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने सोच तो लिया लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि इतने सारे सेंसरशिप्स हैं। एनिमल के ऊपर है, ये है वो है, ये बात नहीं बोल सकते, वो ना ही वो बात बोल सकते, ये अब किसी का क्लास नहीं दिखा सकते, किस कोई श्रेणी में नहीं जा सकते, क्लास स्ट्रगल में नहीं जा सकते।
ऑफ कोर्स मतलब आपको इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना जिंदगी में, सोसाइटी में, बिकॉज ये सारी खराब चीजें हैं जो सोसाइटी को रिग्रेस करता है, ऑफ कोर्स ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन एंड ऑफ द डे आर्ट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। मतलब करेक्ट। आपको तो कभी कभार ऑनेस्ट, अगर ब्रूटली ऑनेस्ट होना है तो आपको बहुत सारी चीजें दिखानी पड़ती है, अब क्या करेंगे। राइट। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया का भी जमाना है, आप हालांकि उससे थोड़ा दूर रहते हैं, उतना नहीं आप उसमें हाँ। एक्टिव हैं अभी, धीरे धीरे शायद देख रहे हैं। ऐसे में जैसे एक आर्टिस्ट होता है, वो कहता है हम तो जनता के लिए हैं, एंड जो भी हम काम करते हैं वो इट्स फॉर आवर ऑडियंस। देखो, तो हम्म। आप जितने जो किरदार करते हैं जिसमें काफी नेगेटिव शेड्स भी हैं, ग्रे कैरेक्टर्स भी हैं, ऐसा कभी होता है अब अगर आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ने लगे हैं आपके काम के बारे में, कि जहां लोग कह रहे हैं भाई ये क्यों कर दिया? हम्म। हम्म। या वही मतलब एक्चुअली मैं तो सोशल मीडिया में था भी नहीं। तो मेरे बच्चे, मेरी बीवी, इन्होंने कहा कि यू हैव टू बी देयर बिकॉज आप एक एक्टर हो, आपका आज के तारीख में सोशल मीडिया ही सब कुछ है, इधर फॉलोअर्स है, फेम है। तो उन्होंने मुझे डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने परफॉर्मेंस के बारे में गालियां सुनी, कोई परफॉर्मेंस के बाद में बहुत बहुत अच्छी बात सुनी। तो मैं शुरू शुरू में मैं डिस्टर्ब होता था, जब मुझे मतलब नया नया मतलब था। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये एक ऐसी जगह है जिस जगह के बारे में आप इतना ज्यादा भावुक नहीं हो सकते, हम्म। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही। मतलब अगर डिजिटल सोशल मीडिया है, एवरीबॉडी इज देयर ऑन योर फेस एक्चुअली। मतलब पहले जमाने में चलो आप किसी को नजरअंदाज करके चले जा सकते थे, बिकॉज यार ये एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब मैं क्या बताऊँ आप जैसे सचिन तेंदुलकर को लोग क्रिकेट खिलाना खिलाना सिखाते हैं ऐसी जगह पे। मतलब कि अड्डे में बैठे हुए हैं और किसी ने बोला कि अरे सचिन ने बहुत गंदा खेला और सचिन को ऐसे स्ट्रेट ड्राइव करना चाहिए, ऐसे स्क्वायर गार्ड कैसे मारा, जिन्होंने हो सकता है क्रिकेट का बल्ला भी भी नहीं बैट उठाया हाथ में ही होगा। नहीं लगा, बल्ला भी नहीं उठाया होगा। तो ऐसे लोगों को बचपन में हमको भी मिलते थे। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उसके चाय की दुकान होती थी या सलून होता था। तो ये अभी जो ये पूरा पूरा दुनिया एक चाय की दुकान बन गई है, करेक्ट। जहाँ जिसको जो मर्जी वही बोले जा रहे हैं। मतलब किसी किसी को पॉलिटिक्स सिखाना है तो पॉलिटिक्स सिखा रहा है, किसी को क्रिकेट सिखाना है क्रिकेट सिखा रहा है। मतलब सब, एवरीबडी इज एक्सपर्ट अबाउट एवरीथिंग। और सब छुई मुई है, किसी इतने स्पर्श कातर है लोग कि कुछ भी बोल दो तो उनको बुरा लग जाता है। पहले जमाने में तो ये सब सब कुछ होते हुए भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सारी चीजें थी। लेकिन अभी ये कैच 22 सिचुएशन है हम्म। कि आप इन लोगों को नजरअंदाज भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहले जमाने में क्या है, पहले चाय की दुकान में उनको बोलते कि तू उधर तुम चारों जाके उस बेंच पे जाके बैठो, इधर घुसना ही नहीं। हम सुनते भी नहीं, तुमको नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन अभी वो आपके घर में घुस चुके हैं। मतलब मानो आपके आप डोमेन में है, आपको गाली देके जा रहे हैं, आपको सब कुछ बोल रहे हैं। तो ये सिचुएशन कैच 22 सिचुएशन है, क्योंकि आप ना तो उगल पा रहे हैं ना तो निकल पा रहे हैं। राइट, राइट। एंड आई थिंक ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ट्रोल्स जो हैं उनको अवॉइड और इग्नोर करते हैं, या जो प्रशंसक हैं उनको किस तरह से आगे लेके जाते हैं विदाउट इट गेटिंग टू योर हेड। एग्जैक्टली मैं भी मैं इसका बेस्ट तरीका यही है कि जस्ट इग्नोर एवरीथिंग। हाँ। क्योंकि आपका काम है, आप काम करते रहेंगे और लोगों का काम है, लोग बोलते रहेंगे, और यही 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 चलता रहना चाहिए। लेकिन आप बहुत ज्यादा भावुक अगर हो जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा दिल पे रखेंगे ऐसी चीजों को, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। क्योंकि आपको एक बात सटीक तरीके से मालूम हो जाना चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म से आप दुनिया के हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। देयर विल बी क्रिटिक, देयर विल बी क्रिटिक। मतलब आप एक सुपर डुपर हिट फिल्म, अब दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म को उठा के देखिए कि उस टाइम भी, जिस टाइम ये रिलीज हुई थी, उस टाइम भी किसी ने तो उस पिक्चर को गाली भी दी थी। तो क्योंकि पत्थर पांचाली को, सती तरह की पत्थर पांचाली जब रिलीज हुई थी, उनको भी गाली पड़ी थी। तो बहुत बहुत जो अभी लेजेंड है, जिसको अभी फ्रेंच यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, तो वो ऐसी पिक्चरों को भी गाली 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 बिल्कुल। पड़ी थी। तो बिल्कुल। हाँ, तो फिर इसलिए आप कभी आप उस गली में घुसना ही नहीं, क्योंकि मैंने एक आर्ट फॉर्म बनाया और उससे मैं सबको खुश कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल। हो नहीं सकता जिंदगी में, नहीं, दुनिया में नहीं हो सकता।
बिल्कुल। एंड आई थिंक ये सारी चीजें देवेंदु, दे ऑल्सो कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसे आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2000 में शायद मॉनसून वेडिंग रिलीज हुई थी, 2000 2001 में। सो फ्रॉम देन टू नाउ, ये 25 हाँ, साल का आपका जो करियर आ 2000। गया है, जर्नी आ गई है। क्या क्या लर्न किया और क्या क्या अनलर्न किया? ये अल्लाह ने नहीं किया कि जिन 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 चीजों को सुनना नहीं, ध्यान में नहीं रखना, जिन चीजों को नजरअंदाज करना, उसको नजरअंदाज ही करना है, उसको अनलर्न कर देना है, उसको रखना ही नहीं। और जो अच्छी चीज है उसको रखो, जो आपको आगे ले जाने में सहायता करती है, तो ऐसी चीजों को रखो आप। मतलब जो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो उसको रखो, जो नेगेटिव कैटलिस्ट हो उसको माइनस कर दो लाइफ से। बस सिंपल सी बात है। बट एक सवाल है, आई एम श्योर आपसे पहले भी पूछा ही गया होगा, कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिनको अगर छोटा रोल दिया जाता है, स्पेशली अगर वो एक नाम अपना बना लेते हैं, तो उन्हें लगता है अरे यार छोटा सा रोल। लेकिन आप उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जो छोटे रोल को भी, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था, यादगार बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं अपनी प्रेजेंस से, अपनी एक्टिंग से। तो कभी दिमाग में ऐसा रहता है कि यार अब 25 साल बाद मैं छोटा रोल क्यों करूं? यार वो छोटा रोल मैं क्यों करूं, उसमें इसका ना एक चीज है कि मतलब छोटा रोल मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि छोटा रोल टफ होता है। हम्म। छोटा रोल करना टफ होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का सबका एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर इतना हावी होता है कि आप, उनको लगता है कि यार दिव्येंदु भट्टाचार्य को इस रोल को दिया गया, तो दिव्येंदु भट्टाचार्य इस कैरेक्टर में आएंगे और फाड़ के चले जाएंगे। और वो बाकी जो बड़े वाले रोल होते हैं वो तो बड़े रोल होते हैं, वो आसान रोल होते हैं। वो आसान इसलिए रोल होते हैं क्योंकि उसके पास, आपके पास टाइम ज्यादा है, आपके पास खेलने का टाइम ज्यादा है, आपके पास ग्राफ मेंटेन करने का टाइम ज्यादा है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग का टाइम ज्यादा है ना। तो इसलिए इसलिए हमेशा जो बड़े एक्टर्स होते हैं उनको सबसे बड़ी बात है, उनको ये लगता है कि यार इस रोल को मैं कैसे निभाऊं, ये तो हम्म। बहुत छोटा रोल है और मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तीसरे लोग नहीं कर पाते, नहीं करना चाहते। और मैं इसलिए नहीं करना चाहता, यार बहुत हो गया यार, बहुत किया मैंने ऐसे कि थोड़ा सा बड़ा रोल दो ताकि मुझे भी सहूलियत मिले काम करने की। आवर्स आवर्स ज्यादा मिलता है, टाइम आपको ज्यादा मिलती है, आप सब प्लॉट में काम। अभी ओटीटी में तो अब कितने सब प्लॉट, कितने प्लॉट्स है उसमें काम कर सकते हैं। तो आपको आपको परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है, और छोटे रोल में आपको कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक्टर्स बैक स्टोरीज भी, स्पेशली जिनका थिएटर बैकग्राउंड है, जैसे आप खुद एनएसडी से हैं, तो बैक स्टोरी भी अपने किरदार की बनाते हैं। सबसे वियर्ड या सबसे मजेदार बैक स्टोरी आपने कभी बनाई किसी किरदार की? नहीं, हर एक किरदार का हर एक किरदार की एक बैक स्टोरी होती है, बैक स्टोरी होती है। मतलब वो सबसे पहली बात तो वहाँ मैं वो बैक स्टोरी के बारे में आप राइटर से पूछते सबसे पहले कि राइटर ने अपने स्क्रिप्ट में कोई मेंशन किया है बैक स्टोरी के बारे में, क्योंकि आपका आपका इंफॉर्मेशन का सोर्स ही आपकी स्क्रिप्ट है। करेक्ट। तो सबसे पहले तो आप इंफॉर्मेशन वहीं से गदर करते हैं क्योंकि राइटर ने क्या लिखा है। फिर उसके बाद आप डायरेक्टर के पास जाते हैं कि राइटर और डायरेक्टर जिस पेज में है, उस पेज में आप रहने की कोशिश करते हैं। तो पता चलता है कि डायरेक्टर और राइटर ने इतना ज्यादा कुछ बैक स्टोरीज के बारे में सोचा नहीं। फिर आपका टाइम आता है कि एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टर, यू स्टार्ट डिगिंग डिगिंग आउट दैट काव दैट निश के कहाँ से है, लाइक व्हाट इज द रूट ऑफ द कैरेक्टर, कहाँ से बिलोंग करता है। सो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा कैरेक्टर हो चाहे वो बड़ा कैरेक्टर हो, लेकिन बैक स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिजार बैक स्टोरीज मतलब बिजार मतलब अब बिजार ऐसी चीज होती नहीं है, बिकॉज एवरी लाइफ इज यूनिक एंड एवरी प्रॉब्लम आर यूनिक। सो अगर अगर मान लीजिए कि जो आदमी है जो मतलब कि 24 घंटे में 24 घंटे में 2.5 लाख गाली दे रहे हैं, हो सकता है उसका भी एक अजीबोगरीब बैकग्राउंड होगा, उसका भी हो सकता है उसके पिताजी गाली देते होंगे, हो सकता है उसके मोहल्ले में बहुत गाली गलौज करते होंगे, हो सकता है उसका डिस्टर्ब चाइल्डहुड रहा होगा। बट यूनिकनेस तो है। बिल्कुल। इफ इट इज नॉट यूनिक, देन इट्स नॉट सेलेबल। करेक्ट करेक्ट। और आज तो वही बात होती है कि सेलेबल जो है, जो दिखता है वो बिकता है। कमिंग बैक टू जो गृह दिखता लक्ष्मी, है इट हैज टू बी यूनिक, इट हैज टू बी यूनिक बिकॉज हैज टू बी यूनिक। बिकॉज हाँ, बिकॉज बिकॉज हमने पूरा जनरेशन तो क्लोन क्लोन पे काटे थे ना। हमने पूरा जनरेशन एक्टिंग परफॉर्मेंस सब कुछ क्लोन में हुआ। मतलब बच्चन साहब
को देख के हम हजार एक्टर्स रोते थे। मतलब बच्चन साहब की जैसे रोना है। वो खुद के जैसे नहीं रोते थे, बच्चन साहब के जैसे रोते थे। मतलब किसी कैरेक्टर्स के क्लोन करते रहे हम, बहुत सालों साल क्लोन करते रहे। खुद की जो यूनिकनेस है, कैरेक्टर के जो यूनिकनेस है, उस यूनिकनेस को पकड़ने की कोशिश ही नहीं की हमने कभी। करेक्ट। इन लोगों ने पकड़ी। अमिताभ बच्चन साहब, उनकी वो ओरिजिनलिटी है, उनकी ओरिजिनलिटी को हम नकल करके अपनी ओरिजिनलिटी को खो लिए। दिलीप साहब है, उनकी ओरिजिनलिटी थी वो। अब उसके बाद पचासों एक्टर है, वो दिलीप साहब को नकल कर रहा है। तो ये जो सारी चीज है, ये एक टाइम में तो बहुत था हमारे इंडस्ट्री में। तो जो कि यूनिक नहीं है, हम्म। जो कि सालों साल चलता भी नहीं है, फिर लोगों ने फेंक भी दिया। क्योंकि यूनिकनेस तभी आती है कि जब आप आपके अंदर के किरदार का जो जो सच्चाई है वो जब दिखती है, तब वो आज ऑडियंस उस चीज के साथ कनेक्ट करती है, अदरवाइज नहीं कनेक्ट करती है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। कमिंग बैक टू गृह लक्ष्मी, जाते जाते इसकी जो यूनिकनेस है आपके हिसाब से कि लोगों को देखनी चाहिए, जैसे आपने शुरुआत में कहा था, इतना कुछ आजकल परोसा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, स्पेशली अगर वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं है। क्या यूनिकनेस है कि हमें मिस नहीं करनी चाहिए गृह लक्ष्मी को देखना? यही गृहलक्ष्मी की यूनिकनेस यही है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस, किस परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे लोगों को, दैट इज एन यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गृहलक्ष्मी। कहानी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, प्रिमाइस बहुत अच्छी है। हल्द्वानी में उस तरफ हमने वो लैंडस्केप भी हमने कभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया सिनेमा में। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों को देखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो उम्मीद है कि लोग देखेंगे, पसंद भी करेंगे। और दिव्येंदु, बहुत सारा काम आप करते रहिए, हमें एंटरटेन करते रहिए। विशिंग यू अ हैप्पी 2025, ढेर सारा आप काम करें और अच्छी हेल्थ में भी रहें। एंड थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।